नमस्कार। आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही अहम, बल्कि मैं कहूंगी एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मामला जिसने हमारे देश के कानूनी और राजनीतिक भविष्य की दिशा ही बदल दी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हाँ, ये नाम सुनते ही लगता है कि शायद कोई जमीन का मामला होगा, किसी मठ का। हाँ, और शुरुआत वहीं से हुई थी। बिल्कुल। ऊपर से देखने में तो ये एडनीर मठ और केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों का विवाद लगता है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थी। हाँ, ये उस बड़े बुनियादी सवाल तक पहुंच गया कि भाई हमारी संसद, जिसे हम चुनकर भेजते हैं, क्या उसके पास संविधान को किसी भी हद तक, मतलब किसी भी हद तक बदलने की शक्ति है? या कोई सीमा है, कोई लक्ष्मण रेखा? यही सवाल था। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर हम इसी जटिल केस को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे क्या तर्क थे, क्या बहस हुई और क्यों ये आज भी इतना जरूरी है। कोशिश यही रहेगी कि ये जो ऐतिहासिक फैसला है और इससे जो निकला मूल संरचना सिद्धांत, उसे आसान भाषा में समझ सकें। सही कहा। अब सोचिए एक ऐसा केस जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि भारत में आखिर सबसे ऊपर कौन है, हमारी संसद या हमारा संविधान। ये कहानी उसी टकराव और फिर उसके समाधान की है। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है केरल के एडनीर मठ से, कासरगोड जिले में। इसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती जी। हाँ, काफी पुराना और प्रतिष्ठित मठ माना जाता है। उस समय मतलब 1960-70s का दौर था। केरल में लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार कानूनों पर बहुत जोर था। बिल्कुल। सरकार जमीन के मालिकाना हक में बराबरी लाना चाहती थी। तो केरल सरकार ने 2 कानून लाए। 1963 में केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और फिर 1969 में उसमें संशोधन भी किया। और इन कानूनों के तहत सरकार को कुछ जमीनें लेने का अधिकार मिल गया, जिसमें एडनीर मठ की भी कुछ जमीनें शामिल थी। और यहीं से मामला शुरू हुआ। सही। स्वामी केशवानंद भारती जी ने इन कानूनों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हाँ, उन्होंने कहा कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। कौन कौन से अधिकार? अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 जो धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 31 भी, जो उस समय संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, एक मौलिक अधिकार। बिल्कुल। और यहीं से, जैसा आपने कहा, ये मामला एक साधारण प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से कहीं बड़ा बन गया। हाँ, ये एक विशाल संवैधानिक सवाल में तब्दील हो गया। बात अब सिर्फ मठ की जमीन की नहीं रह गई थी। असली सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि भाई संसद को जो शक्ति मिली है संविधान बदलने की, अनुच्छेद 368 के तहत, उसकी हद क्या है? क्या संसद इस शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है, उसे हटा सकती है, कमजोर कर सकती है, चाहे वो कितना भी बुनियादी क्यों ना हो? और इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे, उन्हें भी बदला जा सकता था। यही तो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि इससे ठीक पहले 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अच्छा। तो उस फैसले को पलटने के लिए सरकार 24वां और 25वां संविधान संशोधन लेकर आई थी, ताकि संसद की ताकत बढ़े और मौलिक अधिकारों पर भी संसद की सर्वोच्चता हो। हाँ, कोशिश यही थी। और केशवानंद भारती केस में इन संशोधनों को भी चुनौती दी गई थी। तो दांव पे बहुत कुछ था। संसद की सुप्रीमेसी बनाम संविधान की सुप्रीमेसी और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का भविष्य। बाप रे, मतलब ये मामला सिर्फ केरल के कानूनों का नहीं था, ये तो सीधे सीधे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच पावर बैलेंस का, संविधान के मूल चरित्र का सवाल बन गया था। बिल्कुल। ये सोचना भी कमाल है कि कैसे एक व्यक्ति या एक संस्था का मामला पूरे देश के संवैधानिक ढांचे से जुड़े इतने बड़े सवाल खड़े कर सकता है। हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम की नहीं थी, है ना? ये राजनैतिक भी थी, फिलोसॉफिकल भी थी। यकीनन। एक तरफ चुनी हुई सरकार थी, संसद थी, जो सामाजिक आर्थिक बदलाव चाहती थी और मानती थी कि संविधान इसमें रुकावट न बने। और दूसरी तरफ थी न्यायपालिका, संविधान की गार्डियन, जिसके सामने ये सवाल था कि क्या संसद की संशोधन की शक्ति इतनी बेगाम हो सकती है कि वो संविधान की पहचान ही मिटा दे। और इसी सवाल की गंभीरता देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने के लिए क्या किया। अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनाई, 13 जज। भारतीय जुडिशरी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस SM सीकरी की अध्यक्षता में। और सुनवाई भी कोई छोटी मोटी नहीं चली होगी। अरे बहुत लंबी, करीब 68 वर्किंग डेज तक बहस चली। देश के बड़े बड़े वकील शामिल थे। नानी पालखीवाला केशवानंद भारती जी की तरफ से थे। सरकार का पक्ष भी जोरदार रहा होगा। हाँ बिल्कुल। माहौल आप सोच सकते हैं कितना तनावपूर्ण रहा होगा।
ये फैसला देश का भविष्य तय करने वाला था। दलीलें भी बहुत गहरी दी गई होंगी। दुनिया भर के संविधानों का जिक्र हुआ होगा। यकीनन, कानूनी सिद्धांत, दार्शनिक विचार, सब कुछ। और जब 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया तो वो भी कोई एकमत फैसला नहीं था। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। 13 जजों की बेंच 7-6 के बहुमत से बटी हुई थी। अच्छा, बिल्कुल करीबी मामला। इससे पता चलता है कि मुद्दा कितना पेचीदा था। यहां तक कि 11 अलग-अलग जजमेंट लिखे गए थे। 11 अलग-अलग, पर बहुमत का निष्कर्ष तो एक ही रहा होगा ना? हाँ, बहुमत का निष्कर्ष एक था। तो आखिर कहा क्या बहुमत ने? क्या था उस 7-6 के फैसले का निचोड़? संसद संविधान बदल सकती है या नहीं? देखिए, बहुमत का फैसला एक तरह से बैलेंस बनाने वाला था। कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पावर है। काफी व्यापक पावर है। अच्छा। कोर्ट ने गोलकनाथ केस का वो हिस्सा पलट दिया जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं हो सकता। यानी अब संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। हाँ, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन, और यहीं पर वो ऐतिहासिक लेकिन आता है, कोर्ट ने कहा कि संसद की यह संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके। संसद अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर या उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती। अच्छा, तो बदलाव कर सकती है पर नींव नहीं हिला सकती। बिल्कुल सही। आप संविधान को समय के हिसाब से बदल सकते हैं, पर उसकी आत्मा को, उसके असासी चरित्र को नहीं बदल सकते। एक लिमिट लगा दी गई। ये मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या बताया कोर्ट ने? कौन सी चीजें हैं ये? क्या कोई लिस्ट दी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने जानबूझकर कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी मूल संरचना की। अच्छा, क्यों? जजों का मानना था कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, तो मूल संरचना का कॉन्सेप्ट भी समय के साथ इवॉल्व होगा। जैसे जैसे नए मामले आएंगे इसकी व्याख्या होती रहेगी। समझ गए। लेकिन हाँ, बहुमत के फैसले और अलग अलग जजों की राय से कुछ उदाहरण जरूर सामने आए जिनसे हमें एक आइडिया मिलता है कि क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है। जैसे कि क्या उदाहरण दिए गए? जैसे सबसे पहले तो संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। ठीक है। फिर भारत का एक सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बने रहना, मतलब देश के राजनीतिक सिस्टम का ये मूल चरित्र। सरकार का संसदीय स्वरूप यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच। ये बहुत जरूरी है। हाँ। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ताकि वो बिना डरे संविधान की रक्षा कर सकें। और फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलर कैरेक्टर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जो फंडामेंटल राइट्स से मिलती है। कोर्ट ने कहा कि राइट्स को रीजनेबली बदला जा सकता है पर खत्म नहीं किया जा सकता। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब लोकतंत्र का आधार हैं। तो ये लिस्ट सिर्फ उदाहरण है, फाइनल नहीं है? नहीं, ये फाइनल नहीं है। बाद के फैसलों में कोर्ट ने इसमें और चीजें भी जोड़ी हैं या इनकी व्याख्या की है। मूल आइडिया यही है कि ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान की पहचान है, उसकी नींव है। आपने पहले वो इमारत वाली मिसाल दी थी, नींव और खंभों की। तो ये मूल संरचना संविधान की वही नींव और पिलर्स हैं। हाँ, कह सकते हैं। आप बिल्डिंग में अंदर बदलाव कर लीजिए, कमरे बना लीजिए, रंग रोगन कर लीजिए, लेकिन अगर आप फाउंडेशन को ही कमजोर कर देंगे या मेन पिलर्स हटा देंगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्कुल सही उपमा है। ये सिद्धांत यही करता है, संविधान की पहचान और उसके स्थायित्व को बचाता है। तो अब बात करते हैं कि ये फैसला इतना ऐतिहासिक क्यों है, इसका महत्व क्या है? इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसने संवैधानिक सर्वोच्चता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मजबूती से स्थापित कर दिया। मतलब ये साफ हो गया कि भारत में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, संविधान सॉवरेन है। संसद को शक्ति संविधान से मिलती है, इसलिए वो संविधान के मूल स्वरूप को ही खत्म नहीं कर सकती। इसने संसद की शक्तियों पर एक परमानेंट लिमिट लगा दी। पर एक सवाल उठता है, लोकतंत्र में तो चुनी हुई संसद को जनता की आवाज माना जाता है, तो क्या ये फैसला एक तरह से जनता की इच्छा पर रोक नहीं लगाता? ये सवाल बिल्कुल जायज है और इस पर बहुत बहस हुई है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो यही कहते हैं कि ये सिद्धांत अलोकतांत्रिक है, क्योंकि ये गैर चुने हुए जजों को संसद के फैसले पलटने की शक्ति देता है। लेकिन जो इसके पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि संविधान सिर्फ मेजॉरिटी की इच्छा का दस्तावेज नहीं होता। वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों,
बुनियादी आजादियों और देश के लॉन्ग टर्म वैल्यूज की भी रक्षा करता है। अच्छा। तो मूल संरचना सिद्धांत इन्हीं मूल्यों के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार, चाहे कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी क्यों ना हो, वो डिक्टेटर की तरह संविधान को तोड़ मरोड़ न सके। तो ये शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदे के लिए लॉन्ग टर्म संवैधानिक सिद्धांतों की बलि चढ़ाने से रोकता है। हाँ, काफी हद तक ये चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने का एक तरीका है। समझ गई। और इसका दूसरा महत्व? दूसरा बड़ा महत्व है जुडिशरी के रोल को लेकर। इस फैसले ने न्यायपालिका को संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन बना दिया। मतलब मूल संरचना क्या है, ये कौन तय करेगा? ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका के पास आ गया। इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर, यानी समीक्षा की शक्ति को बहुत बल मिला। ये पक्का हुआ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी हद में रहें। और तीसरा कोई अहम पॉइंट? तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल महत्व यह है कि इसने भारतीय लोकतंत्र को एक स्टेबिलिटी दी, एक स्थिरता। वो कैसे? आप सोचिए, अगर यह सिद्धांत न होता तो जब भी किसी पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिलता, वो अपनी मर्जी से, अपनी विचारधारा के हिसाब से संविधान के बुनियादी सिद्धांत बदल सकती थी। हाँ, ये तो हो सकता था। कभी सेक्युलरिज्म खतरे में होता, कभी फेडरल स्ट्रक्चर, कभी फंडामेंटल राइट्स। देश में एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी बनी रहती। ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत ने इस पर रोक लगा दी। उसने पक्का किया कि भारत का जो मूल संवैधानिक ढांचा है, एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, वो बना रहे। संविधान फ्लेक्सिबल रहे, पर इतना भी नहीं कि अपनी शक्ल ही खो दे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कानूनी जीत हार का मामला नहीं था, ये भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। इसमें संविधान को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट से ऊपर उठाकर एक मॉरल और फिलोसॉफिकल बेस दिया, जिसकी रक्षा करना सबका फर्ज है, खासकर न्यायपालिका का। जो लोग इस केस के बारे में और पढ़ना चाहें, उनके लिए इसका पूरा नाम है हिज होलीनेस केशवानंदा भारती श्रीपदागलकारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। हाँ, लेकिन आमतौर पर इसे केशवानंद भारती केस ही कहते हैं। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो केशवानंद भारती केस ने मूल संरचना सिद्धांत के जरिए संविधान के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया, एक अदृश्य पर मजबूत दीवार, जो संसद की संशोधन की ताकत को संविधान के दायरे में रखती है। ये इंडियन जुडिशरी के सबसे अहम योगदानों में से एक है। इसकी आलोचना भी होती है, जैसा आपने बताया। हाँ, आलोचना होती रही है। सरकार और न्यायपालिका के बीच इस पर तनाव भी रहा है। जैसे 42वें संशोधन से इसे हटाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। तो आज भी ये सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का एक आधार स्तंभ है। ये पक्का करता है कि हमारा संविधान समय के साथ चले, बदले, पर अपनी आत्मा न खोए। बिल्कुल। ये पूरी बातचीत सच में बहुत जानकारी भरी रही। हमें समझ आया कि कैसे एक मुकदमा हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इतना अहम हो सकता है। अब जब हम ये चर्चा खत्म कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जरा सोचिए, अगर 24 अप्रैल 1973 को वो फैसला 7-6 की बजाय 6-7 से आता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत नहीं दिया होता और संसद की संशोधन की शक्ति को असीमित मान लिया होता, तो आज 50 साल बाद हमारा संविधान कैसा दिखता, हमारा राजनीतिक माहौल कैसा होता? क्या भारत आज भी वैसा ही लोकतांत्रिक गणराज्य होता जैसा हम जानते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना शायद हमें इस ऐतिहासिक फैसले के असली वजन का एहसास कराता है।